हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की साइंस के एनसीईआरटी का 11 चैप्टर जो है उसमें बल तथा दाब, फोर्स और प्रेशर, इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग 10 चैप्टर तक के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें 11 चैप्टर में बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। और अलग अलग तरीके के इसमें क्रियाकलाप करके भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें है कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है। ये चीज़ हम लोग ने क्लास 7 में भी देखी थी कि कोई वस्तु जो है वो किसी दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से कैसे गतिशील है, ठीक है। तो हम लोग ने कंपैरिजन किया था ना कार का, तो उसी तरीके से इसमें भी है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। एकांक समय में जो दूरी चली गई है वो क्या सूचित करती है। आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। मतलब गेंद जैसी अगर कोई वस्तु जो कि लुढ़क रही है, ठीक है, फिर वो एक समय ऐसा आता है कि वो फिर धीमी हो जाती है। कभी कभी ये अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो स्ट्रेट जा रही है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसके बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज़ कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति की जो दिशा है वो कैसे बदल लेती है। तो इन्हीं सारी जो चीज़ें हैं जो हम लोग दिन प्रतिदिन जो है करते रहते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, इन्हीं अनुभवों का हमें स्मरण करना है और फिर इनका जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें आंसर करेंगे। तो आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील गति करने के लिए क्या करते हैं। अगर कोई फुटबॉल है, अगर उसको मूव करना है, इसको मूवमेंट में लाना है, तो हम क्या करेंगे। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेज़ी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोली जो मतलब कि जो गोल रक्षक है, जो गोल करता है, ठीक है, गोल वाला जो गेम होता है उसमें गेंद को वो किस प्रकार रोकता है, ठीक है। तो एक जो गोल रक्षक है वो गेंद को किस प्रकार जो है रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी के प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा कैसे बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज जो है वो यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से ये फोर्स लगा रहे हैं। सारे पिक्चर्स दिखाए गए हैं कि किस तरीके से बॉल को मूव कराया जा रहा है, बॉल को रोका जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, और जैसे गोल वगैरह हुआ तो उसमें जो बॉल आ रही है उसको कैसे वो रोक रहे हैं। तो इस तरीके से जो हिट की गई गेंद है उन्हें कैसे रोका जाता है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, इनमें था क्या, आखिर किसकी वजह से उनको रोका जा रहा था, किसकी वजह से उनको मूवमेंट में लाया जा रहा था, ठीक है, किसकी वजह से उनकी दिशा चेंज हो जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज़ या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा बदल दी जाती है। ये सारी जो स्थिति हमने देखी इसमें हमने यही देखा कि गेंद की गति जो है उसका जो है मूवमेंट तेज़ हुआ या फिर उसका कुछ समय बाद धीरी हो गई या उसकी दिशा बदल गई। तो ये सारी जो चीज़ें थी उनमें गेंद की गति, उसकी जो मेन मोशन है उसी पे ही इफेक्ट पड़ा कि वो या तो तेज़ हो जा रही है या फिर वो धीमी कर दी जा रही है अथवा उसकी गति की दिशा को बदल दिया जा रहा है, ठीक है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या फिर प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। तो देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पे हमें निकल गया कि अगर हमने, क्योंकि मोस्टली हमने यही देखा कि भाई हम हॉकी खेल रहे हैं तो हमें बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, या वॉलीबॉल है या फिर जो भी है यहाँ पे, ठीक है, तो फुटबॉल वगैरह, तो उन सब में यहाँ पे यही हुआ कि जो बॉल है, ठीक, उसको चाहे हम उसको धक्का दें, चाहे फेंकें, चाहे ठोकर मारें, चाहे उस पर प्रहार करें, ठीक है, तो इन सब में हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बल है क्या, इसी में देखना है। जिन वस्तुओं पर ये लगाया जाता है उन पर ये क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो हेडिंग है वो है बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। तो यहाँ पे मेनली फोर्स का पुशिंग और पुलिंग वाला जो है यहाँ पे देखना है कि जो अपकर्षण है यानी कि पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। ये मतलब कि फोर्स का ये अपकर्षण वाला हो जाएगा, अभिकर्षण में इसको पुल किया जा रहा है, खींचा जाएगा, ठीक है। उठाना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो कोई ना कोई कार्य जो है उनको करने के लिए ये जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इनमें से जो है ज़्यादातर ऐसे कार्य हैं जो अगर वस्तु को मोशन में अगर लाना है और उसकी या तो जो है किसी प्रकार का उसकी दिशा में चेंज करना है या उसकी शेप में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना है तो उसके लिए जो है फोर्स का यूज़ किया जाता है।
क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिए गए थे कि जिनकी गति में चेंज किया जा रहा था, उनकी शेप में चेंज किया जा रहा था, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके जो है माइंड में और भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्रियाकलाप है, ये जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे गए थे उन सबका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, ये जो सारणी दी गई है इसमें वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी अधिक स्थितियों को, जो जितने जैसे इसमें स्थितियां दी गई, इनके अलावा अगर आपके नज़र में और भी जो है कुछ स्थितियां हैं तो आप इसमें पुटअप कर सकते हैं, अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल भी सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना जो है, मतलब कि कार्य जो है उसको धक्का देना अथवा खींचने के रूप में पहचानिए। यहाँ पे मेनली हमको जो वर्क है उसको या तो हमें धक्का देने के फॉर्म में या फिर खींचने के फॉर्म में, पुश एंड पुल के फॉर्म में, अभिकर्षण और अपकर्षण के फॉर्म में हमें उसको जो है मेनली यहाँ पे पहचानना है और सारणी में से लिखना है। तो सहायता के लिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिए पहले क्या है, यहाँ पे है कुछ कार्यों को अपकर्षण और अभिकर्षण के रूप में पहचाना जाएगा, पुश और पुल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो सारणी है इसमें फर्स्ट कॉलम में स्थिति का वर्णन दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति दी गई है। दूसरे में कार्य दिखाया गया है जो अलग अलग तरीके के यहाँ पे दिए गए हैं। और थर्ड कॉलम को दो जो है पार्ट्स में डिवाइड है, एक अपकर्षण और एक अभिकर्षण में। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है। पहले तो स्थिति है कि मेज़ पर रखी पुस्तक को गतिशील अगर बनाना है तो मेज़ पर रखी पुस्तक को हम किन किन चीज़ों से हम गतिशील कर सकते हैं। धक्का दे करके भी कर सकते हैं, खींच के भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको गतिशील कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे एक आ गया है कि कार्य किस तरीके, कार्य में हम पुश कर रहे हैं, पुल कर, चूँकि यहाँ पे देखिए धक्का दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो है अपकर्षण किया जा रहा है। अपकर्षण और अभिकर्षण में मेनली यहाँ पे यही किया जा रहा है, क्योंकि धक्का दिया जा रहा है तो पुश किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अपकर्षण हो गया, और अगर खींचा जा रहा है तो पुल किया जाएगा तो अभिकर्षण हो गया। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे हो गई। इसके अलावा जैसे दरवाजे को खोलना या बंद करना, ठीक है। तो इसमें दरवाजे को खोलना या बंद करने की जो कंडीशन है, इसमें भी हम जो है अगर खोल रहे हैं तो हम उसको पुश करेंगे, बंद करने की उसमें हम धक्का भी देंगे, खींचेंगे भी, ठीक है। उठा नहीं सकते हैं, बाकी खींचना और धक्का देना ये दोनों ही काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें अपकर्षण अभिकर्षण दोनों, पुश और पुल दोनों ही होगा। कुएं से पानी की बाल्टी को अगर हम खींच रहे हैं तो हम इसमें हमारा इसमें खींचना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम धक्का नहीं देंगे, खींचना हो जाएगा, उठाना हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अगर हम अपनी तरफ खींच रहे हैं तो क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो यहाँ पे अभिकर्षण हो गया। उसके बाद है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, ठीक है। तो यहाँ पे किक मार रहा है यानी कि धक्का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे धक्का दे रहा है तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो जाएगी धक्का देने वाली। तो अब जाहिर सी बात है पुश कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा। इसके अलावा है नेक्स्ट में है कि एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना। तो बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद पर जो है प्रहार किस तरीके से करेगा, तो उस पर भी वो बैट से धक्का देगा, ठीक है। उसे खींचेगा तो है नहीं, उससे धक्का देगा। तो धक्का देने के लिए भी यहाँ पे ये जो है कंडीशन हो गई। और इसमें जो है क्योंकि वो पुश कर रहा है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो है अपकर्षण की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। अच्छा, लदी हुई जो बैलगाड़ी है इसको दोनों ही सिचुएशन में चला सकते हैं। अब या तो जो है बैल क्या करेंगे, बैलगाड़ी जो है उसको खींचेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं गड्ढे वगैरह में या ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है तो पीछे से अगर कुछ लोग धक्का देंगे तो धक्के देने की भी कंडीशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे कर सकते हैं कि धक्का भी दे सकते हैं और खींचने का काम तो बैल कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुश और पुल, अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों का ही काम होएगा। फिर किसी मेज़ की दराज को खोलना। तो किसी मेज़ की दराज को यहाँ पे बात की गई है खोलने की, ठीक है, बंद करने की बात नहीं की गई। तो खोलेंगे तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो खींचने वाली यहाँ कंडीशन आ गई, और खींच रहे हैं अगर तो हमारा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पुल करेंगे, अभिकर्षण करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल थे जो यहाँ पे जो है फोर्स को डिफाइन किया गया था पुश और पुल के फॉर्म में, अपकर्षण और अभिकर्षण के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी कि खींचना, ठीक है, पुलिंग कहा गया अभिकर्षण को। उसके बाद अपकर्षण यानी धक्का देना, पुश करना, ठीक है, अथवा दोनों के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना, पुश करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु को अगर हमें गति में लाना है तो हमें पुश और पुल करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी क्लैरिफिकेशन में, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण
पुश और खिंचाव अपकर्षण को ही बल कहा जाता है। जो साइंस है वो इन्हीं दोनों कंडीशन को ही फोर्स मानती है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई जो गति है वो फोर्स के कारण ही होती है और इसमें पुश एंड पुल किया जाता है। तो वस्तु में जो उसकी वस्तुओं की जो गति होती है वो किसकी बल लगने के कारण हो जाएगी, और ये बल किस फॉर्म में होगा, या तो पुश की फॉर्म में या फिर पुल की फॉर्म में। ठीक है, धकेलना और खींचने। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए इसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए पहली क्या बता रही है, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है? बिल्कुल, ये भी एक खिंचाव है। ठीक है, तो हम इसे भी जो है अभिकर्षण कह सकते हैं। ठीक, तो ये पुलिंग हो जाएगी। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव अभिकर्षण है या अपकर्षण? अब जाहिर सी बात है, दो समान ध्रुव हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उनका जो प्रतिकर्षण है वो धक्के देने की कंडीशन आ जाएगी। तो जिसमें अगर वो धक्का दे रहा है तो क्या करेगा, अपकर्षण करेगा, पुलिंग करेगा, सॉरी पुश करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे कि बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। तो यहाँ जो फोर्स है, फोर्स किसकी वजह से लगेगा, फोर्स जो है वो इंटरैक्शन की वजह से, अन्योन क्रियाओं के कारण लगते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हो जाएंगी। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, ठीक है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? क्योंकि वो खड़ा है तो कोई गति नहीं आएगी। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाने का प्रारंभ कर रहा है, अर्थात वह इस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ठीक है, तो कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखिए दो कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है। कार के पीछे खड़ा आदमी, उसके बाद धक्का देता हुआ। तो कि कार, यहाँ पे क्या है, ध्यान देना है कि कार की गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। कार अगर मान लीजिए नहीं चल रही है, उसको अगर मोशन में लाना है तो जो पीछे आदमी खड़ा है उसको लगातार उसको धक्का देते रहना होगा। यहाँ पे दो लड़कियाँ दी गई हैं, इसमें ये जो है इसमें ये दिखाया गया है, ये इस पिक्चर में ये पूछा जा रहा है कि कौन किसे ढकेल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही की सिचुएशन में अब देखते हैं कि इसमें क्या निकलेगा। एक पिक्चर वो हो गई कि इसमें कौन ढकेल रहा है, दूसरी यहाँ पे आएगी। तो देखिए 3 स्थितियाँ दर्शाता है, यहाँ पे चित्र में जो दी गई हैं इसमें 3 स्थितियाँ हैं। ठीक है, उसमें ये दर्शाता है कि संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? क्योंकि देखिए एक तो हम लोग ने वो वाली पिक्चर देखी कार वाली, ठीक है, और एक जो है वो दो लड़कियां जो लड़ रही हैं उसमें, फिर उसके बाद यहाँ जो डांस करती हुई जो लड़कियां हैं इनके में हमें ये बताना है कि कौन जो है खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। तो इनमें दो लड़कियाँ एक दूसरे को, देखिए यहाँ पर भी जो दिखाई गए हैं, दो लड़कियाँ एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि, और ये जो चित्र है इसमें जो पहले वाला है इसमें धक्का देते हुए प्रतीत हो रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि जब जो है पहले वाली जो पिक्चर थी उसमें क्या क्या हो रहा था, तो उसमें जो लड़कियाँ हैं वो एक दूसरे को धक्का देने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रही हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन है। अब इनका क्लैरिफिकेशन जो होगा वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा। एक और पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई कि ये जो गाय तथा उसको खींचने वाला जो आदमी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींचते हुए, दोनों को अगर देखा जाए तो गाय अपनी तरफ उसको खींच रही है और वो उसको खींच रहा है। तो यहाँ पर दर्शाई गई दोनों ही स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। ठीक है, और क्या ये बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? दोनों स्थितियाँ जो लड़कियों की दी गई थी तो उनमें क्या होता है, दोनों ही जो है एक दूसरे पर बल लगा रही थी। एक पिक्चर में दोनों एक दूसरे का धक्का दे रही थी, दूसरे में एक दूसरे खींच रही थी। तो धक्का देना और खींचना दोनों ही किसके रूप है, बल के रूप है। ठीक है, ये वाला जो बात लड़कियों के लिए यूज़ की गई, क्या वो बात आदमी या गाय पर भी लागू होगी? बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी पुश और पुल, मतलब कि पुलिंग की कंडीशन इसमें भी हो रही है। ठीक है, इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की अन्योन क्रियाएं, दो वस्तुओं मतलब फोर्स तभी लगेगा जब दो वस्तुओं की इंटरेक्शन की जो है कंडीशन होगी, तो वो होना आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रियाओं के कारण उनके बीच बल लगता है। जब दो वस्तुओं के बीच में जो इंटरेक्शन की कोई भी फंक्शनिंग, कोई भी क्रिया होगी तभी उनके बीच में बल लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग है कि बलों की खोजबीन। अब ये जो फोर्स है, फोर्स की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई उसे हमें यहाँ पे देखना है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे जो है एक्सप्लोर करना है जो है फोर्स को। ठीक है, आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। तो क्रियाकलाप के थ्रू हम इसे करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कोई भारी वस्तु में लेनी है, जैसे कि मेज़ या संदूक लीजिए, जिसे आप ज़ोर से ढकेलने पर ही गति में ला सकते हैं, क्योंकि ये जो है भारी होते हैं, काफ़ी वेटेज होते हैं, तो इनमें ज़ोर से आप ढकेलेंगे तब आप गति में लाएंगे। इसे अकेले ढकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें जिस दिशा में आप पहले कर रहे थे। क्या आप इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए इसमें देखते हैं
कि अब उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में ढकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में कौन अधिक बल लगा रहा है? तो यहाँ पे मेरे लास्ट क्वेश्चन से यही पता चला। दो कंडीशन दी गई हैं, दोनों कंडीशन में पहले एक जो है, एक कोई व्यक्ति है जो कि एक जो है भारी से बॉक्स या बक्से को वो ढकेल रहा है, ठीक है, तो वो कितना ढकेल पा रहा है। फिर उसके बाद वो अपने जब मित्र को बुला लेगा तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे फोर्स लगा करके उसको ढकेलना है, तो वो कितना ढकेल लेंगे। फिर दोनों एक दूसरे के, तो पहली वाली कंडीशन में दोनों एक साथ ढकेल रहे हैं, फिर दूसरी कंडीशन में दोनों, पहली वाली कंडीशन में जो बक्सा है वो मूव कर जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन में जो इनका जो है पुशिंग और पुलिंग हो रही है, तो इसमें मूव करने की इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी कम आएगी। क्या आपने कभी रस्सा कशी का खेल देखा है? सबसे अच्छा ये जो फोर्स का कि कौन ज़्यादा बल लगा रहा है कौन कम बल लगा रहा है, ये रस्सा कशी वाला जो है रोपिंग वाला जो गेम होता है उसमें सबसे अच्छा क्लियर हो जाएगा। इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही लोग जो है अपनी जो है दिशा में खींच रहे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को, और इसी में ये पता चलता है कि जिसका भी जो फोर्स है वो जैसे ही कम होगा तो वो उधर की तरफ वो जो ज़्यादा खींच रहा होगा उसकी तरफ वो गिर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया था, रस्सा बिल्कुल नहीं खिंच सकता है। कहने का मतलब है कि दोनों जब अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो रस्सा जो है वो बिल्कुल वो जहाँ है वहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। दर्शाई गई स्थिति के समान, मतलब कि यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया था उसमें दर्शाई गई स्थिति के समान ये नहीं है, क्योंकि 11.3b जो था उसमें बैल और या बैल की जो कंडीशन दिखाई जा रही थी उसकी इसकी जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जो टोली अधिक ज़ोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वे वही खेल जीत जाती है। कहने का मतलब है कि ये जब गेम होता है तो इसमें गेम जीतता कौन है? जो टोली ज़्यादा ज़ोर से खींचती है, ठीक है, अर्थात ज़्यादा बल लगाती है, अंत में वो खेल जीत जाती है, ठीक है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े, बॉक्स वाला पढ़ा और ये जो रस्साकशी वाला था इसको पढ़ा, तो इससे यही पता चला कि इन सभी जो उदाहरण दिए गए थे उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल सारे के सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में ढकेला था तो क्या हुआ था? तो यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल, कुल बल जो होता है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। होता ये है कि पहली कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में ढकेल रहे थे तो जाहिर सी बात है बक्सा मूव कर जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा पावर से जो है करेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करेगा। लेकिन दूसरी जो पिक्चर थी उसमें एक दूसरे के विपरीत वो लोग कर रहे थे, तो वहाँ का जो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो दोनों बलों का जो अंतर होगा, भाई जाहिर सी बात है दोनों में कौन ज़्यादा ताकत से लगा रहा है फोर्स, तो दोनों बलों का जो अंतर होगा उसके बराबर हो जाएगा नेट बल, ठीक है। जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में ढकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? तो यहाँ पे स्मरण कीजिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियाँ रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। मेनली इन सारे क्रियाकलापों से यही पता चला कि जो बल होता है, फोर्स जो होता है वो एक दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। रस्साकशी का खेल जो है वो तो यही ज़्यादा जो है वो एकदम क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। और बल की जो मेनली प्रबलता होती है कि कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, वो प्रायः जो परिमाण होता है, जो मेनली उसका जो रिस्पॉन्स जो रिजल्ट निकल रहा होता है उसी पर ही जो है मतलब कि उसको उससे ही मापी जा सकती है कि बल की प्रबलता। भाई जाहिर सी बात है रस्साकशी में जो जीत जाएगा उसी को ही कहा जाएगा कि उन्होंने फोर्स ज़्यादा लगाया है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें हम बल का कार्य कर रहे हैं। मेनली हमें जो है उस दिशा की भी डायरेक्शन भी हमें बतानी होगी। ये भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाएगा। यहाँ पे बल के बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि लगाया गया जो बल है उसकी दिशा या उसका जो परिमाण है उसमें अभी किसी तरीके का कोई चेंजेस हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो इसका प्रभाव जो होगा वो बदल जाएगा। मान लीजिए कोई गाड़ी सीधे जा रही थी, ठीक है, हम उसको फोर्स बल जो है इस पर लगा रहे थे तो काफ़ी तेज़ी से चलती चली जाती है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई या फिर जो है रास्ता आगे बंद हो गया और उसके बाद जो है टर्निंग पॉइंट आ गया।
टर्निंग पॉइंट जो है उसको टर्न करते समय में जिस स्पीड से वो आ रही थी उसको फिर ब्रेक लगा करके उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जो गाड़ी वगैरह जो होगी वो जो है ईजिली वो टर्न कर नहीं पाएगी, तो कहीं ना कहीं लड़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब कि जब अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, किसी भी प्रकार के चेंजेस होंगे, तो उनका जो प्रभाव होगा उसमें मतलब कि इसका प्रभाव जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका क्या इसका अर्थ ये है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उन पर नेट बल शून्य होगा। तो अगर देखा जाए बराबर तरीके से अगर विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है तो नेट बल वाकई में वहाँ पे शून्य हो सकता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे, मतलब कि कहने का है कि कोई वस्तु है तो अगर जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक से अधिक बल उस पर लग सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। तो ये जो है वस्तुओं पर इनका जो प्रभाव पड़ रहा है कि एक से अधिक बार अगर उन पर जो है फोर्स लगाया जा रहा है तो वो उनके नेट बल जो होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में अगर फोर्स लग रहा है तो उसके वो कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो फोर्स है वो अगर वस्तु जिस भी जो है दिशा में मूवमेंट कर रही है उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो होता क्या है। तो इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। जैसे रबर की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह पर जैसे मेज़ या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? जाहिर सी बात है वो आ जाएगी। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होगा? उसकी चाल अगर वो मोशन में होगी तो वो बढ़ जाएगी। ये बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। ठीक है, जैसे ही गतिशील गेंद इसके स्पर्श करेगी, भाई जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बढ़ी होगी ना, वो एकदम फोर्स से आ रही होगी। फिर हथेली उसके रास्ते में अगर हम कर देंगे तो इसकी स्पीड वो जो है गतिशील गेंद उस जो हथेली है उससे स्पर्श करा करके उसको उससे हाथ को मतलब कि उससे सिर्फ हमें क्या करना है, हथेली को स्पर्श करा करके जो बॉल का जो रास्ता है फिर हथेली हटा लेनी है। तो क्या आपको हथेली की गेंद में कुछ जो है बल, क्या हथेली भी कोई फोर्स लगा रही है? ठीक है, तो गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये बढ़ती है, घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लेते हैं तो होगा क्या? तो आइए देखिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है। इसमें क्या निष्कर्ष निकला है कि अगर कोई मोशन करती हुई काफ़ी स्पीड में गतिशील अगर बॉल आ रही है तो उसमें जब हमने उसमें बीच में रुकावट हमने हथेली लगा करके रुकावट कर ली ना, तो उससे क्या होगा, उसको लगा करके रुकावट की, उसके बाद जाहिर सी बात है हम सब ने ये चीज़ जो है ऑब्जर्व भी की होगी। पहली बात तो उसकी जो स्पीड हो रही होगी वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एक और कंडीशन हो सकती है कि जो है रास्ते से वो आ रही, जिस दिशा में आ रही उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर जो है बल लगाता है। जब पेनल्टी किक ली जाती है तो उसमें खिलाड़ी जो होता है वो गेंद पर बल लगाता है। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती है। जब किक अभी नहीं लगाई गई है तो वो स्थिर रहती है। ठीक है, अतः इसकी चाल शून्य होती है, उस समय इसकी चाल शून्य होती है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की है। जो बल लगाया गया उसने जो है वो गोल की ओर, जिस जगह पे पेनल्टी किक में यही तो होता है कि एक ही बार में हमें गोल करना होता है, तो उसकी तरफ जो है वो गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है, तो जो गोल को रोकना, गोल रक्षक जो है उसको गोली बोला गया है, तो वो जो है गोल को बचाने के लिए गेंद पर झपटता है ताकि गेंद की स्पीड को या तो रोक सके, ठीक है, या फिर उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली जो है यानी गोल रक्षक जो है वो गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, और उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या फिर विक्षेपित कर सकता है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो फोर्स से आती हुई जो बॉल है उसका जो मतलब कि बल है उसको रोक सकता है या फिर उसकी दिशा को चेंज कर सकता है। ठीक है, गोल होने से बचा सकता है। दिशा चेंज हो जाएगी तो वो जिस जगह जाना चाहिए उससे जो है अलग हो जाएगी, तो इस गोल होने से बच जाएगा। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल जो है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, बॉल की फिर वो उसकी जिस स्पीड से आ रही होगी वो फिर रुक जाएगी। मान लीजिए अगर उसने गोली जो है उसने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे ये जो सारे प्रेक्षण हम लोग ने किए उससे यही पता चला कि वस्तु पर लगाए गए जो बल है उसके द्वारा उसकी जो चाल है उसको बदला जा सकता है, उसकी स्पीड को रोका भी जा सकता है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। मतलब कि जिस तरफ वो वस्तु गति कर रही है उसी की दिशा में, जैसे कि टायर, अभी नीचे एग्जाम्पल एक आएगा कि टायर को मूव कराने के लिए लड़का उसी दिशा में जो है उसको मूव कराता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसी दिशा में अगर जो है फोर्स लग रहा है तो वस्तु की गति और बढ़ जाएगी। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो उसकी जो वस्तु की चाल है वो कम हो जाएगी। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे जो बताने की कोशिश करा है मैंने, बच्चों को एक दूसरे से रबर के टायर या किसी घेरे को ढकेल कर तेज़ चलाने की होड़ लगाते हुए देखा है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि रबर के टायर को जो है तेज़ चलाने के लिए कंपटीशन करते हैं। अब मैं समझ गया कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मूव करती हुई जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उस पर उसी की दिशा में, उसकी मूवमेंट की दिशा में अगर फोर्स लगाया जाए तो उसकी चाल और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टायर का तेज़ गति से चलने का मेन रीज़न यहाँ पे यही है। नेक्स्ट है कि पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है, मतलब कि बल फोर्स लगाए तो क्या वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। इसे क्रियाकलाप के द्वारा देखें, क्योंकि शुरू में भी हमने ये कहा था कि अगर बल लगा रहे तो सिर्फ चाल ही नहीं बल्कि उसकी दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। हो सकता है कि उसके मूवमेंट में उसका शेप भी बदल जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। एक गेंद लीजिए, इसे क्रियाकलाप में 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए जैसे आपने पहले रखा था। गेंद को धक्का दे करके चलाइए। उसमें चित्र में दर्शाए अनुसार इसको रास्ते में एक पैमाना रख दिए, बीच में एक जो है पैमाना बना दीजिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। ठीक है, क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहेगी? क्योंकि यहाँ पे हमने मोशन को रोकने का तो वो तो हमने देख लिया। अब इसके अलावा भी क्या कोई चेंजेस होते हैं, क्योंकि बीच में रुकावट कर दी हमने, तो रुकावट से जब कोई जो है वस्तु टकराई तो यहाँ पे यही कहा गया कि उसकी दिशा जो है वही रहेगी। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इसी प्रकार रखिए जिस तरीके से रखा था। ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। यानी कि कई बार इसको करने के बाद जो बीच में रुकावट की जा रही है, जैसे यहाँ पे पैमाना रखने के बाद, तो क्या ये कोण बनाते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी? इस तरीके का मूवमेंट तो होता ही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ इस क्रियाकलाप से पता चल गई कि अगर मूवमेंट करती हुई गतिशील जो वस्तु है, तो जो गतिशील वस्तु है उसमें क्या होगा कि इसकी गति करती दिशा में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया जाए या कोई पैमाना रख दिया जाए तो उसकी गति की दिशा चेंज हो जाएगी। हो सकता है कोण बनाते हुए दूसरी जगह पे चली जाए। अब कुछ और उदाहरण पर विचार कीजिए। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गति को ढकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंच जाता है। गतिशील गेंद जो है उसको ढकेलता जाता है, उसके बाद जो अपनी टीम के साथी तक पहुंच जाता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है, कभी कभी काफ़ी तेज वो किया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाता है और अपना शॉट खेलते हैं। अगर हम देखें कि तो क्रिकेट में छक्का चौका तो काफ़ी दूर दूर तक के जो है उसको बॉल को जो है मतलब फेंक दिया जाता है, वो उड़ जाती है। एक तरीके से देखा जाए छक्के चौके में काफ़ी दूर की डिस्टेंस लेती है। ठीक है, क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़े उससे बस इसी एक लाइन का जो है क्लैरिफिकेशन हो गया कि फोर्स जब भी किसी वस्तु पे लगेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ, इसे ध्यान से देखिएगा कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन जो हैं उनको उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु की जो चाल है या फिर उसकी गति की जो दिशा है, ठीक है, या फिर दोनों में ही, चाहे चाल में हो चाहे गति की दिशा में, दोनों में होने वाले जो परिवर्तन है वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये पूरा एकदम क्लियर हो गया। हमने क्या देखा कि जो मूवमेंट करती हुई जो वस्तु है उसकी चाल में भी जो है परिवर्तन आ सकता है फोर्स लगाने से, और उसकी दिशा भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। मेनली अगर हमें किसी वस्तु की गति की अवस्था बतानी है कि वो जो है किस मतलब की स्पीड से वो चल रही है, उसका वर्णन करना है, उसकी चाल बताना है, उसकी गति की उसकी चाल अगर हमें बताना है तो ये सारी चीज़ें तथा गति की दिशा से ये सारी चीज़ें उसका जो वर्णन है वो गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल और उसकी गति की दिशा से किया जा सकता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसे ये कहा जाता है कि वो उसकी चाल जो है वो शून्य है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्था है। मतलब कहने का है सिंपल कि कोई भी वस्तु है वो गति की स्थिति में भी हो सकती है और विराम की स्थिति में भी हो सकती है। क्या इसका अर्थ ये है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फोर्स लगने पर क्या जितनी भी वस्तुएं सबकी जो है मोशन आ जाएगा, उनकी जो वस्तुएं उनमें परिवर्तन आ जाएगा? तो आइए इसका पता लगाते हैं।
ये हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये भी जो है ये हम लोग का एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि फोर्स लगाने पर भी वस्तु की जो गति है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे कि एक भारी संदूक है, आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। एक भारी संदूक, बहुत सारा सामान है, तो हम अकेले अगर उसमें जो फोर्स लगा रहे तभी भी वो मूवमेंट ना करें। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें और उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखे, अगर दीवार जो खड़ी हुई है उसको ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि हमेशा ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि जिसमें जो है फोर्स लगाने पर उन ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे कर सकता है। तो हमने ये देखा कि चाल में परिवर्तन हुआ, उसकी गति में मूवमेंट हुआ, जो उसकी गति की दिशा जो है चेंज हो गई। अब हमें ये देखना है कि अगर फोर्स लग रहा है तो वस्तु की आकृति में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्रियाकलाप के आधार पर हम इसे देखते हैं। 1 मिनट इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पे है ये जो सारणी दी गई है, इसमें एक कॉलम है जिसमें कुछ ऐसी स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती हैं। ठीक, सारणी के स्तंभ 2 में विधियाँ सुझाई गई हैं कि प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जाए, जबकि स्तंभ 3 में इन क्रियाओं का चित्र दर्शाया गया। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इस प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों भी जोड़ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन हमें करना है। तो देखिए पहली जो हेडिंग है वो है स्थिति का वर्णन इसमें, और फिर नेक्स्ट में है बल कैसे लगाएं, चित्र दिखाया गया है, बल का प्रभाव पूछा गया है, गति की अवस्था में और आकृति में परिवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक प्लेट से गुथा हुआ आटा, एक प्लेट में जो गुथा हुआ आटा है उसमें हमें बल कैसे लगाएंगे, तो हाथ से नीचे की ओर दबाने पर। ठीक है, हाथ से नीचे की ओर पुश करेंगे ना तो दबाने पर इस तरीके से हम बल लगाएंगे। चित्र भी दिखाया गया है। अब इसमें दिखाया गया गति की अवस्था में परिवर्तन, तो इसमें मूवमेंट हो रही है क्या, उसमें पहली बात तो ऑब्जेक्ट जो है वो गति की अवस्था में है नहीं, तो गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे गति की अवस्था में क्या चेंजेस होंगे, आकृति में परिवर्तन हुआ है, तो हाँ हुआ है। नेक्स्ट है साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, तो साइकिल की गद्दी में लगी जो कमानी है इसमें गद्दी पर बैठकर, इसमें जो बल लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, गद्दी पर बैठकर। तो जाहिर सी बात है जो साइकिल की गद्दी है वो साइकिल मूवमेंट की कंडीशन में है, उसमें गद्दी भी मूव कर जाती है कभी कभी, तो इसमें गति की अवस्था में है। हाँ बिल्कुल, जो ऑब्जेक्ट है वो गति की अवस्था में, आकृति में परिवर्तन हो रहा है, हाँ क्योंकि गद्दी पे बैठने पर उसका शेप चेंज हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है कि एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबर का छल्ला एक भार लटकाकर या उसके स्वतंत्र सिरे को खींच करके, मतलब इस तरीके से हम उसको फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है। तो देखिए इसमें जो फोर्स लगाएंगे, रबर का जो छल्ला लटक रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें ये मेनली देखना है कि जो चेंज इन जो मतलब कि जो मोशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसमें मोशन में चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं क्योंकि इसको नीचे घसीटा जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या उसके शेप में चेंज हो रहा है, तो इसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना। अब 2 ईंटों पर जो है प्लास्टिक या धातु का पैमाना रखा हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, स्केल के बीचों बीच एक भार रख करके, फोर्स अगर हमें लगाना है तो क्या करना है, स्केल के बीचों बीच में हमें एक भार रख लेना है। तो इसमें मेनली क्या है, क्या इसमें कोई मोशन हो रहा है, तो जब भार रखा गया तो वो थोड़ी सी जो है अपनी मोशन में कुछ एक्टिविटीज़ में आई, तो इसमें मोशन हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें क्या कोई शेप चेंज हो रहा है, तो स्केल जो थी, पैमाना जो था वो जैसा है वैसा ही है, उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, रबर की बात में यहाँ पे ये कही गई कि हालांकि इसको खींचने पर वो बढ़ सकता है, लेकिन क्या है कि जब उसको छोड़ा जाएगा वापस से वो वैसा ही हो जाएगा, तो इसलिए हम उसके शेप में चेंज नहीं कह सकते। लेकिन अगर आटे की बात करें या फिर जो है मतलब आटे की बात अगर जो है कही जाए तो उसमें जो है उसके जब उसमें फोर्स लगाया जा रहा है तो उसके शेप में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और जो है इसमें भी जो साइकिल की गद्दी पे जो बैठा जा रहा है तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा जो है मूवमेंट होगा। उसके बाद जो है अगर रबर की बात की जाए तो उसको खींचने पर भी इसके आकार में थोड़ा बहुत तो चेंज होएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आगे ये कहा गया है, जो सारणी में दिखाया गया था उसके प्रेशर से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इन्हें हमें देखना है कि जब आप अपनी हथेलियों के बीच में एक फूले हुए गुब्बारे को रख करके दबाते हैं तब क्या होता है, जब गूथे आटे की लोई को बेल करके चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब आप मेज़ पर रखी किसी रबर की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। तो इन सभी उदाहरणों में, क्योंकि ये जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में चेंजेस कैसे होंगे, उनकी आकृति में जो चेंज होगा वो कैसे होगा। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन
हो सकता है। ठीक है, जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलापों को कर लेने के पश्चात अब आप ये समझ गए होंगे कि बल जो होता है वो क्या क्या कर सकता है। जितने भी हमने 3-4 क्रियाकलाप मतलब कई सारे हमने क्रियाकलाप किए तो उन सब से हमें यही पता चला कि फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। गतिशील ये सारी जो लाइन्स हैं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में जो है परिवर्तन ला सकता है और इसके अलावा इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे जितने भी प्रभाव दिखाए गए थे उनमें से कुछ को या जितने भी जो है प्रभाव हैं उन सब को जो है उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे ये याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, ये जितने भी प्रभाव यहाँ पे दिए गए थे इनमें एक या इससे ज़्यादा प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। कहने का मतलब सिंपल ये है, प्रभाव के बेस पर अगर यही कहें कि वस्तु का शेप चेंज हो जाए, तो अगर हम ये कहें कि कोई भी वस्तु है उसका जो है फोर्स लगाने पर हो सकता है वो उसी समय वो मोशन में भी आ जाए और उसमें शेप में भी चेंज हो जाए। तो ये जो 3-4 जो उसके थे और उसकी जो गति में परिवर्तन है वो भी उसमें भी कुछ जो है परिवर्तन आ जाए। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे जितने भी जो प्रभाव दिखाए गए वो बगैर बल के लगाए ये सारे उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती और अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, साथ ही अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। तो ये तीनों प्रभाव जो हैं वो बगैर फोर्स के नहीं हो सकते। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है संपर्क बल, यानी कि यहाँ पे अब जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो संपर्क बल जिसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे पेशीय बल, इसमें मस्कुलर फोर्स के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इन्हीं से इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, क्या आप मेज़ पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। अगर किसी वस्तु पर आपको बल लगाना है तो आपके शरीर का उस वस्तु से संपर्क उसका टच में ज़रूर होना चाहिए। संपर्क किसी घड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। तो जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? ये बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला जो बल है उसी को ही पेशीय बल कहते हैं। तो मेनली हमारे शरीर हमारे बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वही क्या कहलाएगा? पेशीय बल कहलाएगा। और पेशीय बल जो मस्कुलर फोर्स होता है वो एक जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक संपर्क बल है। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर ढकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? बिल्कुल, इसको पेशीय बल करता है, क्योंकि इसमें मेनली जो मसल्स हैं उन्हीं का ही मूवमेंट होता है। आप ये भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते हैं, फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियाँ कहाँ स्थित हैं? तो पूरा फेफड़ा पेशियों का ही तो बना है, तो उसमें भी जो है पेशियों का ही रोल है। हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के लिए कुछ और उदाहरण भी आप बतला सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ और एग्जाम्पल जो भी हों वो आप बता सकते हैं। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। तो पशु भी अपना शारीरिक क्रियाकलाप जो भी करेंगे उनके लिए वो पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल जो मस्कुलर फोर्स है उसी का ही उपयोग जानवर भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे बैल जो है वो भूसा जो बैलगाड़ी है उसको लेकर के जा रहा है, तो वो किसका फोर्स लेकर के? क्योंकि वो अपने जो है पीठ पर जो है उठा करके लेकर जा रहा है ना, तो वो उसमें तो वो पेशीय बल लगाएगा। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। यहाँ पे मेन याद रखना यही है कि मस्कुलर फोर्स तभी जो है लगेगा जब वो मस्कुलर फोर्स जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट की जिस पर लगाना है फोर्स उसके कांटेक्ट में जब मसल्स होंगी, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मस्कुलर फोर्स है वो किस में आएगा? संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी संपर्क बल हैं, जैसे इसमें आता है घर्षण। तो फ्रिक्शन के बारे में हम यहाँ पे देखें। आपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए, जो आपने फ्रिक्शन के बारे में अगर आपने कुछ अनुभव किए हैं तो इसको स्मरण कीजिए। जैसे फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और फिर अंत में जाती हुई वो रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम जब पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में ये रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना अगर बंद कर दिया जाए, मतलब कि इसको जो पतवार से खिया जाता है, पानी को आगे पीछे किया जाता है, तो अगर उसको बंद कर दिया जाए तो कुछ दूर चल करके नाव भी रुक जाएगी। आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को अपने साथ जोड़ सकते हैं।
इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है, अतः अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। क्योंकि हमने ये देखा कि वस्तुओं के बीच में कोई किधर से फोर्स नहीं लगा रहा है, बस क्या है वो अपने आप ही एक वक्त ऐसे आता है कि मूवमेंट के साथ ही वो जो है धीमी हो जाती हैं। तो उसमें जो है अंत में वो विराम अवस्था में जो आ जाती हैं, तो इसकी ये जो अवस्था में जो चेंज हुआ है वो किस कारण हुआ? तो क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होता है? तो यहाँ पे यही हमें देखना है। जैसे इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? घर्षण बल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहाँ पे जितनी भी कंडीशन दिखाई गई उनमें यही बताएगा कि उनकी जो गति है, वस्तुओं की गति की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, उनकी गति में जो उनकी स्पीड जो कम हुई है या रुक गई है, उसकी जो स्टेट में चेंजेस हुआ है वो किसकी वजह से है? घर्षण बल, फ्रिक्शन की वजह से है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच, फर्श और गेंद, क्योंकि गेंद जिस फर्श पे चल रही है उसकी और जो है फर्श के बीच में, उसकी सतह के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल है वही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। तो इसी वजह से जो पानी में जो है पतवार से उसको जो है हटाया जाता है, तो उसकी सतहों के बीच जब घर्षण, तो दोनों नाव और उनके बीच में घर्षण होता है पानी की सतह के बीच में, तो जब हम उसको खेना बंद कर देते हैं तो वह नाव पर रोक लगा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पानी मतलब उसमें उसकी सतह जो है वो नाव पर घर्षण बल के द्वारा घर्षण बल लगा रही है ना। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। ये ध्यान यहाँ पे रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पीड में या उसकी स्पीड पर इफेक्ट या उसको स्लो तभी किया जा सकता है जब उस पर फोर्स विपरीत दिशा से लगाया जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ घर्षण बल के बारे में ये हो गई कि ये गतिशील वस्तुओं पर तभी लगता है, ये गतिशील वस्तुओं पर अगर लग रहा है तो ये विपरीत दिशा में, हमेशा सदैव जो है ये विपरीत दिशा इसकी होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण। तो देखा जाए कि घर्षण बल भी जो है वो दो सतह इसमें जो है संपर्क में आ रही है ना, तो ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी जब हम कक्षा 12 की अध्याय जो इसमें 12 वाला जो पढ़ेंगे तो उसमें मेनली जो है मतलब विस्तार से फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ही हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि मस्कुलर फोर्स और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों ही संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स में आएंगे। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क ही हो? अतः ये पता लगा, मतलब यहाँ पे ये बताना है कि क्या हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स ही लगता है। तो इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी वो है असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। इसमें क्या करना है, छड़ चुंबक का एक युग्म लेना है। चित्र में जैसे दिखाया गया उसके अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों रोलरों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखिए, चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें, दूर ही रहें। ठीक है, देखिए कि क्या होता है कि अब चुंबक दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे, चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। मतलब एक बार सेम सिरा लाइए, एक बार दूसरा सिरा लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि होता क्या है। जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है तो उसमें होता क्या है, तो ये कि यहाँ पे जो है इसका एक्सपेरिमेंट करके पूरा ये दिखाया गया है। तो इसमें ये करना है कि क्या बेलनों पर रखा जो चुंबक है वो दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या ये सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ ये है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे। तो देखिए कि कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के साथ ध्रुव एवं मतलब कि जो उनके जो पोल्स हैं, दोनों जो चुंबकों के जो ध्रुव हैं वो एक दूसरे को, अगर समान ध्रुव हैं ठीक है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और मतलब कि एक दूसरे को अगर जो है, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को, सेम पोल जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरीके का ये फोर्स लगाते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी हम खींचने या धक्का देने के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे भी तो पुश और पुल की कंडीशन आ रही है। तो क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना होगा? तो ऐसे देखते हैं कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल ही असंपर्क बल का एक उदाहरण है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चुंबक है, क्योंकि हम सब ने जो है इसका एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, उसकी टच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो दूर से ही जो है वो अपना जो प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल है वो लगा देता है। तो इस तरीके से ये जो है ये असंपर्क बल में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। अगर ये लोहे के टुकड़े पर लगा रहा है तभी भी ये असंपर्क बल होगा। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वह है स्थिर वैद्युत बल।
तो नेक्स्ट हेडिंग है स्थिर वैद्युत बल, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसे भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। इसमें हमें करना क्या है कि प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए, ठीक है, और इसके लगभग 2 बराबर भागों में इसे काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसकी स्वतंत्र सिरे को कागज़ की, जो स्वतंत्र सिरा है उसको एक कागज़ की शीट से रगड़िए, ठीक है, जो दूसरा वाला हिस्सा था स्ट्रॉ का। तो स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटकते हुए जो स्ट्रॉ है उसके समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप क्या देखते हैं? उसके बाद है, अब लटके हुए जो स्ट्रॉ है उसके स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट से रगड़िए। लटका हुआ जो स्ट्रॉ है उसके भी स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? तो ये दोनों ही कंडीशन, पहले एक जो लटका हुआ था उसको उसके सिरे को, जो स्वतंत्र सिरा है उसको नहीं रगड़ा गया, और जो हाथ में था उसको जो है कागज़ से उसको रगड़ करके उसके पास लाया गया। दूसरी कंडीशन में दोनों को ही जो है, दोनों के ही स्वतंत्र सिरों को रगड़ा जा चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो देखिए, कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, ठीक है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज़ की शीट से रगड़ा जाए तो ये उसे प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई। पहले अपोजिट पोर्शन हो रहा था, क्योंकि जो है एक रगड़ा हुआ था दूसरा नहीं हुआ था, तब वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में दोनों ही के ऊपर सिरे जो हैं वो कागज़ से रगड़ चुके हैं, तो इनका जो चार्ज होगा वो दोनों पे सेम हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ पता चली। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि कागज़ की शीट से रगड़ा जाने मतलब जब उसको रगड़ा गया तो स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसमें मेनली आवेश का जो चार्ज है उन्हीं का ही हमको देखना था। तो चार्ज की वजह से ही, चार्ज जब अपोजिट होगा तो वो आकर्षित करेगा, जब जो है सेम होगा तो वो प्रतिकर्षित करेगा। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर जो चार्ज हो या जो है डिस्चार्ज हो, उसमें वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आवेशित और अनावेशित वस्तु जो है उनको एक दूसरे को, उन पर लगाया गया जो फोर्स है, कि आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी जो अनावेशित वस्तु पर जो फोर्स लगाया गया वही कौन सा है, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी ये बल कार्य करता है, क्योंकि वो संपर्क में नहीं है जबकि दूर से ही सारा काम हो रहा है, तभी भी ये वर्क जो है, ये बल जो है वो काम करता है। इसलिए इसे स्थिर वैद्युत बल जो है वो किस में आएगा, असंपर्क बल जो है वो उसमें आएगा, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत उसका एक उदाहरण है। तो जो अध्याय 15 है उसमें विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर 15 में जो विद्युत आवेश हैं जिनका चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में भी वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे हमें देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आप जानते हैं यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए, ये धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियाँ या फल भी धरती की ओर ही गिरती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये विरामावस्था में है। जैसे ही इसे छोड़ा जाता है तो ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ होता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल अगर लग रहा है तो ये बल कौन सा है? तो चूंकि जो सिक्का है वो नीचे की तरफ ही गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं उड़ रहा है? तो यहाँ पे यही चीज़ देख रही है कि जो फोर्स है ये कौन सा है। तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि ये उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन? पृथ्वी, ठीक है। इस बल को ही हम गुरुत्व बल या फिर केवल गुरुत्व कहते हैं। तो यही जो फोर्स है इसको या तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे या फिर इसको ग्रेविटी कहेंगे। यह एक आकर्षण बल है। तो देखा जाए क्योंकि वो आकर्षित ही तो कर रही है, वो भाई रिपल तो कर नहीं रही है। तो ये क्या है? एक तरीके का आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं तो पानी नीचे की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। अब है कि गुरुत्व बल जो है वो केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। जो वह चाहे वस्तुएं जो हैं वो छोटी हो या बड़ी हो, वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं और जो है पृथ्वी पर मतलब कि हमेशा ये लगाती रहती हैं, लेकिन हम लोग को कभी कभी उसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो इस तरीके का जो फोर्स है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, नेक्स्ट हेडिंग है कि दाब, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के बारे में हमें यहाँ पे देखना है।
आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती हैं। बहुत ज़्यादा जो है फोर्स जब हवा का होता है तो घर की छतों को उड़ा ले जाती है। आपने ये भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को उसके शीर्ष से ठोकने पर प्रयत्न कीजिए। मतलब कि इसका जो शीर्ष है, सिरा जो है, उससे अगर ठोकने में प्रयत्न करिए, क्या आप सफल हो पाते हैं? आप कील के नुकीले सिरे, पहले इसका जो ऊपर वाला जो सिरा होता है वहाँ से आप मेज़ पे रख के उस पर ठोकिए, तो क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद उसका जो नुकीला सिरा है उसको जो है इस पर मेज़ पे रख करके इसको ठोकिए। ठीक है, तो इन दोनों ही तरीके से आप जो है इसे ठोक करके देखिए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आप इसे ठोक पाते हैं, इन्हें हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए, सब्जियों को किसी कुंठित ब्लंट चाकू तथा उसके बाद किसी तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। पहले ऐसे चाकू से काटिए जिसमें धार ना हो, उसके बाद फिर ऐसे चाकू से काटिए कि जिसमें जो है धार हो, तीखे चाकू से काटिए। तो क्या इसमें किसमें आसानी होगी? दोनों में से किसमें आसानी होगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे देखते हैं कि किसी पृष्ठ के, देखिए ये जो है इसमें जो फोर्स यहाँ पे एक दिखाया जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में वो क्लियर हो जाएंगी। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। अगर दाब की एक सिंपल डिफिनेशन देखी जाए तो वो यही हो जाएगी कि किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो फोर्स है उसी को ही हम दाब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दाब के बारे में कहा गया है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया था कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ऐसा क्षेत्रफल जिस पर ये बल लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। यानी प्रेशर जिस पर ज्ञात करना है उसके लंबवत जो फोर्स लग रहा है, सिर्फ उसी के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे पहले ये कह रही है कि अब मेरी समझ में आ गया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े का गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो जो मेनली संपर्क क्षेत्रफल है फोर्स का, उससे वो बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। जब संपर्क क्षेत्रफल जो है वो जब बढ़ जाता है तो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। रीज़न ये है, वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो और वो बोझ को आसानी से फिर वो उठा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, ये कुली के बारे में हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें यह है कि ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल जो है वो हर में है। यही चीज़ है ना, ये जो ये बताया गया कि कुली के ऊपर जो सर पे वो भार इतना इतना उठा लेता है, तो रीज़न क्या है? तो इसमें यहाँ पे यही ध्यान देना है कि व्यंजक, उपरोक्त व्यंजक जो थे उसमें क्षेत्रफल क्या था? हर में दिया गया था। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ पर का जो क्षेत्रफल है जितना कम होगा उस पर दाब, अगर बल बराबर है तो पृष्ठ पर क्षेत्रफल जो है वो जितना कम होगा उसका दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे पर क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वही बल कील की नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करेगा। यानी मेनली यहाँ पे यही बात हुई कि क्षेत्रफल इतना कम था कील के सिरे पर कि उसके ऊपर जो मतलब कि इसके ऊपर वाला जो एरिया था उस पर जब ठोका गया बल, तो क्षेत्रफल कम होने की वजह से जो है जब उस पर बल लगाया गया तो उसका प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर जब बढ़ा तो फिर वो जो है वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है, क्या अब आप ये बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? आप काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब जो है वो लगता है? क्या ये भी उन क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? तो इन सभी को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे जो पहला है पहली हेडिंग है वो है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो यहाँ पे जो मेनली लिक्विड और जो गैसेस के द्वारा जो है दाब लगाया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई अथवा 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास जो है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पाइप या फिर नली का। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट लीजिए और आप गुब्बारे को रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप गुब्बारे की जो रबड़ है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए।
सीधा सीधा रख करके इसको बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी डालने या उसमें उंडेलने के लिए कहिए। क्या रबर की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? बिल्कुल, अगर हम उसे देखेंगे तो वो जो है बाहर की तरफ फूल जाएगी। तो पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। ठीक है, पाइप में कुछ पानी और उंडेलिए। रबर की शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबर की शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? तो इसको हमें यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि लिक्विड किस तरीके से प्रेशर डाल रहा है मेनली वहाँ पे यही करना है। तो देखिए, ये एक नली है जिसमें पानी डाला गया। तो पहले जब डाला गया तो इसका जो गुब्बारे का जो रबर यूज़ किया गया था वो इतना फूला। फिर और जब पानी और उसका लेवल भी हमने नोट डाउन कर लिया, और पानी जब भरा तो उसका साइज़ और बढ़ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही हुआ कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें ये क्लियर यहाँ पे हो गई एक लिक्विड के लिए, कि किसी बर्तन की तली पर जो पानी द्वारा लगाए जाने वाला जो प्रेशर है वो पानी के स्तंभ की जो ऊंचाई है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप, तो ये तो लिक्विड के बारे में हो गया, और वो लाइन जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं, प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। तो प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की उपयोग की जा चुकी है, कोई बोतल ले सकते हैं। इसके जैसे चित्र में दिखाया गया, इसके अनुसार इसके पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ठीक है, उसको काट करके फिक्स कर दीजिए। उसके बाद ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बॉटल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। जो थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो ईजिली घुस जाएगी। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे, मतलब कि ऐसा हमें देख लेना है कि पानी जो है वो जिस जगह हमने नली लगाई है वहाँ से वो रिसे ना। यदि पानी रिसता है तो इसके पिघले मोम से अच्छी प्रकार से बंद कर दीजिए, मतलब मोम का सहारा लेकर के उसको फिक्स कर दीजिए। कांच की नली के मुख को क्रियाकलाप के अनुसार एक पतली रबर की शीट से बंद कर दीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि इस बार कांच की जो नली के मुंह पर लगाई गई जो रबर है उसकी शीट क्यों फूल जाती है? तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस बार जब इस तरीके का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें क्यों वो फूल जा रही है। बोतल में कुछ पानी और डालिए, क्या रबर की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? तो यहाँ पे देखिए कि ध्यान दीजिए कि रबर की शीट को बर्तन के नीचे, ये देखिए ये बॉटल दिखाया गया है कि इस तरीके से उसमें नली लगाई गई और रबर की शीट लगाई गई है। तो बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व यानी दीवार में लगाया गया है। तो ये जो नली लगाई गई है वो बर्तन के नीचे नहीं, पिछली बार में हमने क्या किया था, जो रबर जो था वो बर्तन की जो नली जो थी, जो ट्यूब ली गई थी उसके नीचे लगाया गया था। लेकिन इस बार बर्तन जो भी लिया गया है उसके नीचे नहीं लगाया गया, उसकी साइड में लगाया गया, दीवार में लगाया गया। तो क्या इस स्थिति में रबर की शीट का फूलना ये दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? पहले तो ये पता चला कि भाई उसकी सतह है उस पर प्रेशर वो डाल रहा है, और जो कि इस पर निर्भर करता है किस पे, स्तंभ की ऊंचाई पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इसकी दीवारों पर भी वो जो है फोर्स डालता है, वो प्रेशर डालता है। तो ये जो प्रेशर डाल रहा है तो उसी को ही हम और अधिक छानबीन करके क्रियाकलाप के थ्रू इसको और क्लियर कर लेते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली बोतल भी ले सकते हैं, कोई बेलनाकार बर्तन भी ले सकते हैं। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो, मतलब सुराख जो है वो जितने भी तरफ किए हैं वो इक्वली सब जगह पे हों। आप बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं, क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? तो क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? तो देखिए, जब हमने ऐसा किया और उसमें हमने पानी भरा तो हमें यही लगा कि जब उसमें से पानी गिरता है तो सभी जितने भी छेद हैं उन सब में बराबर निकलता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तीनों में ही ये बात कह दी गई कि जो द्रव है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया जो है प्रेशर उसके कारण। अब यहाँ पे है कि क्या गैसें भी दाब डालती हैं, क्योंकि हमने जो है नॉर्मली प्रेशर भी देखा, द्रवों के बारे में भी देख लिया, उसके बाद अब गैसों की बारी है। क्या वो भी जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर प्रेशर डालती हैं? जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाई हुए जो गुब्बारा है उसका अगर मुँह खोल दें तो क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम ये कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती हैं? तो इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम जो बूझो का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों की लीक करते हेतु
जो पाइप जो हैं वो लीक जो करने लगते हैं, उनके लिए जोड़ों या सुराखों से मैंने पानी के फुव्वारे को बाहर आते देखा है। तो क्या ये पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण? बिल्कुल जाहिर सी बात है, फुव्वारे की तरफ से जो है इतनी प्रेशर से बाहर निकल रहा है तो वो उसकी दीवार पे प्रेशर डाल रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं कि जो गैस है वो किस तरीके से प्रेशर डालती है। तो यहाँ पे स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो उसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फैलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे जो गैस है वो जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर वो दाब डालती हैं, क्योंकि जब जो है इसके जो साइकिल के टायर से जब गैस निकलती है तो काफ़ी स्पीड में, काफ़ी जो है फोर्स के साथ निकलती है, तो जाहिर सी बात है उसकी दीवार पर तो वो प्रेशर डाल ही रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसी को हम क्या कहते हैं? दाब, जिसकी डिफिनेशन हम लोग ने ऊपर पढ़ी थी। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा हुआ एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ये लाइन एक बार फिर से समझिए कि अगर एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना हम कर रहे हैं, एक फिक्स जो है हमने क्षेत्रफल ले लिया है, ठीक है, उसके ऊपर वायु से भरा हुआ एक लंबा बेलन हमने खड़ा कर दिया, उसको खड़ा हुआ हमने मान लिया, वायु से भरा हुआ, ठीक है, क्योंकि वो खाली है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगी? वायु होगी। तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला, तो इस बेलन के अंदर जो वायु है उस पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वो वायुमंडलीय बल के बराबर होगा उस ऐसी कंडीशन में, जब वो खड़ी की कंडीशन में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इकाई क्षेत्रफल दिया गया, इसका फिक्स एरिया दिया गया जितने में वो खड़ा हो जाए। तो इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, किसमें? इकाई क्षेत्रफल के। लेकिन वायुमंडलीय दाब जो है वो है कितना, ये भी हमें जानना है। तो इसके परिमाण को जानने के लिए हमें यहाँ पे क्रियाकलाप के थ्रू इसे करना है। एक अच्छी रबर या एक चूसक लीजिए, एक शक्कर ले लीजिए। ये रबर के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या ये पृष्ठ में चिपक जाता है? तो इसके खींच कर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या आप सफल हो पाते हैं उसको खींचने में? तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है रबर का वो चूसक दिखाया गया है, शक्कर दिखाया गया है। इसको इस तरीके से समतल प्लेट पर जब लगाया गया तब क्या होता है? तो जब आप चूसक को दबाते हैं तो तो जो कप है तथा पृष्ठ है उसके बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। तो मेनली वो कप जैसे स्ट्रक्चर है, उसके बीच की अधिकांश वायु वो बाहर निकल जाती है। चूसक पर अब क्या होगा? अंदर की वायु तो बाहर निकल गई, अब जाहिर सी बात है बाहर का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर पड़ेगा, तो वायुमंडलीय दाब इस पर अब लगता है, इसलिए ये पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। और चूसक को पृष्ठ से खींच कर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वह वायुमंडलीय दाब पर जो है मतलब कि उसकी बराबर हो सके, क्योंकि उसके ऊपर पूरा प्रेशर किसका पड़ रहा है? वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका पूरा प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें इसी वजह से इतना फोर्स हमें लगाना है कि वो जो है उससे बाहर निकल सके। ठीक है, तो जब वो वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। जाहिर सी बात है जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तो इससे अपने आप ही ये पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में समस्त वायु को अगर हटा दिया जाए, तो यहाँ पे वही बात की गई है कि अगर वास्तव में जो चूसक या शक्कर जो भी है उसके बीच में, इसके जो स्पेस है उसके बीच में से अगर समस्त वायु को अगर निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से उसको अलग करना, खींच करके अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? तो अब यहाँ पे ये देखना है कि यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर, ये मतलब इन्होंने साइज़ बताया, मेरे सिर पर वायु का कितना बल लगा रही है, तो इतना इन्होंने साइज़ जो है दिया गया। उसके बाद ये पूछा गया कि कितना जो है वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो कितना लगा रहा है मेरे ऊपर। तो देखिए 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला जो बल है वह लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। तो क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 15 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल जो दिया गया है उसमें वायुमंडलीय ऊंचाई के बराबर
वायुमंडल की जो ऊंचाई है उसके बराबर ऊंचाई का अगर स्तंभ है तो उसमें वायु के कारण लगने वाला जो बल है वो 225 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिंड पर 225 किलोग्राम द्रव्यमान जो है उसका कोई पिंड है उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होगा। जितना उसको नीचे की तरफ जो है वो गुरुत्व बल घसीट रहा होगा उतना ही प्रेशर उसके ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर लगाएगा। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक कर क्यों मतलब कि पिचक क्यों नहीं जाती, ये जो गुरुत्व बल है इसमें हम जो है नीचे दब करके पिचक क्यों नहीं जाते हैं, तो इसे देख लेते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। क्योंकि इसलिए ये रीज़न है कि हमारे ऊपर क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता है इतना खतरनाक जो प्रेशर है, उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी का जो है प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इस वजह से उसका जो है हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाता और वो इसको बैलेंस कर देती है, सारी जो कंडीशंस हैं इनको बैलेंस कर देती हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे इसका जो एक्सपेरिमेंट बताया गया था उसको इन्होंने करके देखा है कि आपके सिर पर वायुमंडलीय दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि एक जो है जो पुराने समय में जो चीज़ें होती थी उनके बारे में देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों के में से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें से प्रत्येक का जो व्यास था वो 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़ करके उनके बीच की जो वायु है वो निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग ना कर पाए। तो ये बताया गया है कि वायुमंडलीय प्रेशर जो है ये जो साइंटिस्ट हैं वो बताने की कोशिश करें कि वो कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था, ये एक जो है कहानी के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की और एक जो है नाटक के थ्रू भी इसको प्रदर्शन करके इसको बताने की कोशिश की है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।